वेलकम टू RSC सॉल्यूशन। आज मैं बताएंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, जो कि मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के द्वारा चलता है। तो इसमें हमारा जो नया स्टूडेंट एडमिशन लिया उसके लिए बहुत ही जानकारी मिलेगा इसको। आज जो लोग कुछ जानता है पहले से उसको भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ये जो मेन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का है, इसमें क्या है, कुछ पार्ट्स है जो हम, जैसा ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर है, एक एक्सपांसन डिवाइस और मीटरिंग डिवाइस है, और एक इवापोरेटर है। ये मेन 4 पार्ट्स है। मेन 4 पार्ट्स का जो हम ट्यूब के द्वारा सीरीज में रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जोड़ के रखा है, जिसमें क्या है, ये कंप्रेसर के बाद जस्ट कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज लाइन हो जाता, कुछ पोर्शन खाली रहता और डिस्चार्ज पर लाइन, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद लिक्विड लाइन में एक रिसीवर भी बड़ा सिस्टम में यूज़ किया जाता है, लिक्विड रिसीवर। और इसमें एक स्ट्रेनर ड्रायर ज़रूरी है, क्योंकि कोई डस्ट पार्टिकल सिस्टम में रहे तो उसको छानने के लिए, और कुछ नमी अगर रह गया उसको डेसिकेंट के द्वारा नमी को सोखने के लिए इस सिस्टम में लगाया जाता है स्ट्रेनर टायर। और क्या है, एक एक्सपांसन डिवाइस जो है, थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन है, ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व है, कैपिलरी ट्यूब है, और भी कुछ भी है। तो हमारा यहाँ पे मीटरिंग डिवाइस इवापोरेटर के ज़रूरत के मुताबिक रेफ्रिजरेंट को भेजता है। तो उसके बाद है इवापोरेटर के क्या है, इवापोरेटर के बाद जाता है सक्शन लाइन आउटलेट। सक्शन लाइन कंप्रेसर में जुड़ जाता, सक्शन लाइन थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, वो कंप्रेसर में जुड़ जाता। तो ये सारे चीज़ कंपोनेंट जो है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीरीज़ में ट्यूब के द्वारा जुड़ा गया है, और कुछ कंपोनेंट भी उसमें इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन साइकिल जब चलता है उसमें मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर में जो चेंजेस होता है, जो कार्य होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन डिवाइस और इवापोरेटर। कंप्रेसर में क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस होता। जो कंप्रेशन क्या है, जब कंप्रेसर चलता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर खींचता है सक्शन लाइन के द्वारा, एंड देन एंड देयर कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके कंडेंसर में डिस्चार्ज लाइन के द्वारा भेज देता है। इस जो प्रोसेस कहते हैं, इसको हम क्या, कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद जो आता है, जो कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आया कंप्रेशन प्रोसेस के द्वारा, ये क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हीट है वो इवापोरेटर में एब्जॉर्ब किया था, उसको छोड़ देता है बाहर में। कैसे, बाय नेचुरल, बाय एयर, बाय वाटर, एयर वाटर बोथ, कोई भी चीज़ के द्वारा, मीडियम के द्वारा हम किसी के माध्यम के द्वारा इसको ठंड करते हैं कंडेंसर के। जब भी ठंड करता है तो क्या होता, उसमें लिक्विड बन जाता। जैसा कोई गर्म चावल हम ढक के रखता तो नीचे क्या होता, थोड़ा पानी जम जाता, क्योंकि बाहर साइड में उसको कूलिंग होता, जिसके वजह से वो लिक्विड बनता। ऐसा ही यहाँ पे वेपर था, बाहर साइड में हम जब ठंडक दे रहे हैं, एयर से हो, पानी से हो, जो भी जिसके द्वारा देते हैं, तो इसका अंदर लिक्विड बन जाता। वो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड रिसीवर में आता है, रिसीवर में जमा होता है, रिसीवर से बड़ा सिस्टम में रिसीवर आता है, इसमें नहीं है। तो बड़ा सिस्टम में रिसीवर क्यों लगाता, क्योंकि वो कई और भी सिस्टम 2-3 इवापोरेटर यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से लिक्विड रिसीवर कहीं पे भी लगाते, इसलिए उसको लिक्विड रिसीवर रखा था। फिर उसके बाद जो है ड्रायर स्ट्रेनर है।
स्टेनर ड्रायर क्या है और फिल्टर ड्रायर भी कहते हैं। स्टेनर मतलब छाननी, फिल्टर का मतलब छाननी। तो ये क्या करता, अगर कोई सिस्टम के अंदर डस्ट पार्टिकल रहता है तो उसको क्या करता, यहाँ पे छान के रख देता, क्योंकि यहाँ एक्सपांशन डिवाइस का ओरिफिस बहुत स्मॉल, जिसके वजह से उसमें फंसने से ब्लॉक हो सकता सिस्टम, जिसके वजह से जी उसीलिए उसको हम पहले लगा देता है क्या, स्टेनर ड्रायर। और इसके अंदर सिस्टम के अंदर अगर कभी नमी रह गया उसको सोखने के लिए इसके अंदर डेसिकेंट लगाया जाता है। पहले सिलिका लगाता था, सिलिका जेल। अभी क्या है, मॉलिक्यूलर सिव यूज़ किया जाता है, जिसको साबूदाना जैसा दिखने में है। वो क्या है, उसका आउटर सरफेस में कैविटी रहता है, वो नमी को सोख लेता है, सोख के रख देता है, तो सिस्टम में पानी रहित हो जाता है। तो उसके बाद एक्सपांशन डिवाइस जो है, एक्सपांशन डिवाइस बहुत सारे हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो जनरली क्या होता है, कैपिलरी यूज़ होता, और बाकी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल LMC और हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन, सो बहुत सारे यूज़ होता है। लेकिन डोमेस्टिक सिस्टम में क्या यूज़ होता है हमारा, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी इज़ ए वेरी स्मॉल डायमीटर, बहुत कम डायमीटर्स, बहुत बारीक डायमीटर का है, जिसके द्वारा क्या होता, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर रिड्यूस करके यहाँ पे क्या करता, हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग करता। यहाँ पे क्या किया, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आया उसको निकाल के हीट रिजेक्ट करके बाहर फेंक के जो प्रोसेस हुआ वो कंडेंसेशन, कंप्रेशन कंडेंसेशन। यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करने के प्रेशर रिडक्शन, ये एक प्रोसेस। इसके बाद जो है ये इवापोरेटर में आता है रेफ्रिजरेंट। इवापोरेटर आने से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ये लोकल एयर स्पेस से, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेता। लेटेंट हीट जब एब्जॉर्ब कर लेता, वो एरिया ठंडा हो जाता, और इसके अंदर में जो रेफ्रिजरेंट आया वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर से आया था, ये हाई प्रेशर से आया था, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर हो गया एक्सपांसन होने के बाद। वो क्या करता, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो उबलने लगता, उबलने से वेपर बन जाता। वेपर बनने से क्या होता, वेपर बनने से एरिया ठंडा हो जाता, इवापोरेशन प्रोसेस हो जाता। इवापोरेशन टेक्स प्लेस हियर। इवापोरेशन मतलब वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, बाष्पायन होता है। उसके बाद जो वेपर सक्शन लाइन के द्वारा सुपर हीट होने के बाद कंप्रेसर में आता। यहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस हुआ, कंप्रेसर, कंडेंसेशन, एक्सपांसन और प्रेशर रिडक्शन। यहाँ पे होता है इवापोरेशन और वेपोराइजेशन, ये चार मेन प्रोसेस है। तो हमारा क्या है, इसमें जब कंप्रेस करता है तो यहाँ पे और एक औजार डिस्चार्ज लाइन में रहता है। जनरली क्या है, एमोनिया सिस्टम में ही लगाया जाता है ऑयल सेपरेटर, जो बड़ा सिस्टम में लगता है। उसके अलावा भी एक चीज़ यहाँ लगता है, डिस्चार्ज मफलर लगता है, जो साउंड को कम करने के लिए यहाँ पे लगाया रखता है। क्या, रिसीवर, लिक्विड रिसीवर। और एक चीज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी बड़ा प्लांट में, जहाँ पे फ्लैश चैम्बर कहते हैं। फ्लैश चैम्बर क्या है, इनिशियली अचानक कुछ वेपर बन जाता, वो वेपर क्या करता है, सिस्टम के अंदर जाएगा इवापोरेटर से, तो कूलिंग इफ़ेक्ट कम कर देता। कूलिंग इफ़ेक्ट कम ना हो, जिसके वजह से उसको बाईपास करके यहाँ सक्शन लाइन के साथ जोड़ देता है, इवापोरेटर का आउटलेट के साथ कंप्रेसर चल जाता है। ये इवापोरेटर का हमारा कूलिंग इफ़ेक्ट बढ़ सकता है। और इसमें क्या है, कभी कभी हम लोग देखे हैं रेफ्रिजरेटर में जो कैपिलरी ट्यूब सक्शन लाइन के साथ जोड़ के रखता, वो क्या करता,
वो है जनरली हीट एक्सचेंज करता है। हीट एक्सचेंज क्या है? हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है? जो हमारा यहाँ पे हाई टेम्परेचर था वो यहाँ पे लो टेम्परेचर था, दोनों जोड़ देने से क्या होगा? यहाँ क्या हम ज़रूरत है सब कूलिंग, मतलब इसको ठंडा का ज़रूरत है, तो और यहाँ पे क्या है? सुपर हीट का ज़रूरत है, तो वहाँ गर्म का ज़रूरत है। तो इसी में थोड़ा गर्म हो जाने से जो भी लिक्विड था सिस्टम के अंदर वो वेपर बन जाएगा, सुपर हीट हो जाएगा इसका गर्म लेके कैपिलरी का, और कैपिलरी के अंदर वो जो है थोड़ा ठंडा होने के बाद ये सब कूलिंग हो जाएगा। तो हमारा सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप लोग आजमा के देख सकते हैं कि कैपिलरी छोड़ के एक सक्शन लाइन के साथ जोड़ के और बिना जोड़ के दो सिस्टम चालू करके कूलिंग इफेक्ट आप देख सकते हो, जिसके वजह से आपको पता चल जाएगा कूलिंग इफेक्ट आता कि नहीं। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट है हीट एक्सचेंजर के बारे में। और यहाँ पे हमारा सुपर हीट होता है, जिसके वजह से अगर यहाँ पे एक क्या है वेट कंप्रेशन रोक सकते हैं। तो हमारा एक्चुअल क्या है? रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। यहाँ वेपर को ही कंप्रेस करता, नॉट कोई एनी लिक्विड, दैट्स वाई इसको कहते हैं वेपर मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो हम लोगों को ये सिस्टम में वेपर को कंप्रेस करने के लिए, वेट कंप्रेशन के बचने के लिए और भी एक चीज़ लगाया जाता है सक्शन लाइन में, अगर उसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर एक औजार है जिसमें एम्प्टी वेसल्स है, वेसल्स जैसा खाली जगह रहता। ये क्या है? अगर इवापोरेटर के अंदर किसी भी कारण से अगर रेफ्रिजरेंट वेपर नहीं बन पाया, वो चले जाएगा कहाँ पे? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर का क्या काम है? तो एक्यूमुलेटर वो सारे लिक्विड जो है अगर नहीं बन पाया उसको ट्रैप कर लेगा, फंसा के रख देगा, जिसके वजह से क्या होगा? हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में अंदर नहीं आएगा। तो हमारा ये सेफ्टी के तौर पर वेट कंप्रेशन रोकने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जनरली बड़े कंप्रेसर में, बड़े प्लांट में ही लगता है, छोटा में उतना नहीं है इस यूज़ होता, वो एक्यूमुलेटर का ज़रूरत है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में है, कई कई जगह में दिखाई देता है, आप लोग गौर से देखिएगा तो देख सकते हैं वो है ये। और इसका क्या है? अगर 22 रेफ्रिजरेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर कितना होता है? 60 to 65 psi सक्शन प्रेशर रहता। डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता? कंप्रेसर का 250 से 300 psi तक हो जाता है। ये मेंटेन होता है। टेम्परेचर मेंटेन करते हम लोग कितना? एयर कंडीशन के लिए 22 से 25 लगभग मेंटेन करते हैं। 20, 22, 25 इतना मेंटेन करते हैं, जितने में हमारा psi सक्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है वो भी। और क्या है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस? तो जनरली मीटरिंग डिवाइस। मीटर मतलब कंप्रेसर के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इवापोरेटर में भेजता है, जिसके वजह से क्या होता है? इसको हम मीटरिंग डिवाइस भी कहते हैं और इसको रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। और यहाँ पे ही एक्सपेंशन होता और प्रेशर रिड्यूस करके एक्सपेंशन होता, जो हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ कैपिलरी डोमेस्टिक जितना सारे है और अप्लायंसेस, उसमें क्या है? सभी कैपिलरी इस्तेमाल होता है, जैसे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरी यूज़ किया होता है एज ए एक्सपांसन डिवाइस। और क्या है, कंडेंसर में क्या करता है, जनरली एयर कूल कंडेंसर यूज़ होता है घरेलू जितना सारे। बाकी जो बिग प्लांट रहता उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें होता है वाटर कूल कंडेंसर। और भी वो कंडेंसर में वाटर कूल देने से और ठंडा अच्छा आता है, उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस जल्दी होता है, कूलिंग इफेक्ट जल्दी होता है। अगर नमी इसमें रह गया कोई कारण से, क्या हो सकता, एक्सपांसन होने के बाद यहाँ कूलिंग स्टार्ट होता। कूलिंग स्टार्ट होने से क्या होगा, जब भी हमारे से सिस्टम चलते चलते क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, उस समय यहाँ पे मॉइस्चर चोकिंग हो सकता, जिसके वजह से हमको सिस्टम को पानी बिल्कुल और नमी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जिसके वजह से सेफ्टी के तौर पर पानी सूखने के लिए फ़िल्टर ड्रायर और स्ट्रेनर ड्रायर लगाया गया सिस्टम में। सभी सिस्टम में ऐसे रहता है, बड़े हो छोटा हो सब में रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पानी रहने से इसमें सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। और क्या है, इसमें इवापोरेटर का काम क्या है, यहाँ पे वेपोराइजेशन, वाटर लेटेंट हीट, यही मेन हमारा कूलिंग का देता है और ये उसको काम करवाता है। ये हीट रिजेक्ट करता है, जितना हीट इधर से लिया इधर में छोड़ देता है। ये हाई साइड कहा जाता है, इसलिए डिस्चार्ज ये आउटसाइड में रहता है, और ये इनसाइड में रहता है जहाँ कूलिंग करना है, उसको हम इवापोरेटर, और इसको हम कंडेंसर जो डिस्चार्ज लाइन के द्वारा जुड़ा है कंडेंसर कहते हैं। ये आउटसाइड में रहता है। जनरली हमका विंटर समर सीजन में इसको ज़रूरत पड़ता है, जिसको कूलिंग का चाहिए। ये पोर्शन हमारा इनसाइड में रहता है एयर कंडीशन के लिए। और रेफ्रिजरेटर के लिए भी एक रेफ्रिजरेटर कैबिनेट रहता है, उसके अंदर इवापोरेटर रहता है, उसको ठंडा करके ठंडा पानी, कुछ भी सामान, कुछ भी फल वगैरह प्रिजर्व करके रखते हैं फ्यूचर कुछ दिनों के लिए। ये सारे चीज़ हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होता है। अगर इसको हम और भी जानकारी दे सकते हैं, इसमें और बहुत कुछ है, अभी हम सिंपल से बताया। तो ये मेन है 4 चीज़ें, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपांसन डिवाइस। ये इसमें कंप्रेशन प्रोसेस होता है, इसमें कंडेंसेशन होता है हीट रिजेक्ट करने के बाद, यहाँ प्रेशर रिडक्शन और एक्सपांसन होता, और यहाँ पे वेपोराइजेशन और इवापोरेशन होता। ये 4 प्रोसेस चलता है। 4 प्रोसेस के द्वारा ये रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होता है। ये एरो दिखाई दे रहा है जो इधर से जा रहा है, जाने के बाद इधर से आना, इधर से होके फिर इवापोरेटर होके फिर कंप्रेशन में सक्शन लाइन के द्वारा आता है। मेन ये सिस्टम हमको एक लाइन से सब ट्यूब के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है, मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसमें वेट कंप्रेशन नहीं होने के लिए हम कभी भी एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता। और ये आपको जानकारी दी है जितना हो सके। और जो कोई भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर बाद में एक नया कुछ वीडियो आएगा तो तुरंत सूचित कर देंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपको, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो चैनल को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। जो भी है हमारा चैनल में सब्सक्राइबर को ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा
ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप देखते रहिएगा हमारा ये चैनल और वीडियो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।